3 ऑड है मतलब एरोमेटिक। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 को 2 से डिवाइड मारो, 3 है, ऑड है मतलब एरोमेटिक। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, प्लस तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 4 है, 4 को 2 से डिवाइड मारो तो आएगा 2, 2 इवन है तो एंटी एरोमेटिक। फिर आएगा 1 2, 2 है, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 है, 2 को 2 से डिवाइड मारो 1 आएगा, 1 ऑड है मतलब एरोमेटिक है। यहाँ पे कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से डिवाइड मारो 5 आएगा, 5 एरोमेटिक है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 होगा, तो 6 होने से ये क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड मारो 3, तो ये एरोमेटिक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 को 2 से डिवाइड मारो 4 इवन है तो एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, 4 है, 2 से डिवाइड मारो 2 इवन है तो एंटी एरोमेटिक है। तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम जाए, हाँ, नाउ द कंडीशन विच इलेक्ट्रॉन आर काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन एंड विच डू नॉट। एक्चुअली इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोल के दे दिया तुमको, कहाँ पे था, हाँ, कॉपी कॉपी कहाँ करते हैं, हाँ, अच्छा, ये तुमको ऑलरेडी बोल के दे दिया तुमको, ठीक है। तो याद रखना, हाउ मेनी पाई, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, सर ये 2 भी है, 8 है, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो पाई हो जाएगा। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो पाई होगा, अगर नहीं कर रहा है तो पाई नहीं होगा। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सर कैसे नहीं कर रहा है, पहला वाला वीडियो देखो जाओ। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6, सर लोन पेयर भी है 7 8, ये भी होगा ना, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, सर यहाँ पे 5 6 7 8, 8 है तो ये 8 होगा क्या, नहीं, ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन दूसरा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सर क्या बोल रहे हो, ऐसा होता है क्या। हाँ देखो, जब तुमको यहाँ पे समझाया, पेज नंबर 23 में चल रहे हैं अभी हम, ये देखो फ्यूरान में, ये देखो स्ट्रक्चर से समझाया कि 2 लोन पेयर है, लेकिन क्या होगा, दोनों अगर ऐसे रह जाए, दोनों अगर ऐसे रह जाए तो कोई भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो स्टेबिलिटी भी वो गेन नहीं करेगा। लेकिन एक क्या करेगा, एक बोलेगा भाई मैं थोड़ा सा टिल्ट हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाता हूँ, तू मतलब अगर मैं ऐसे टिल्ट हो जाऊंगा तो तू भी तो, तुझे भी तो थोड़ा सा टिल्ट होना होगा ना, तो तू भी ऐसा थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो ये चल के हम ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, तो अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा ऊपर हो गया, तो ये भी रेजोनेंस में इनके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये रह गया इस प्लेन के पूरे परपेंडिकुलर में, तो ये तो पार्टिसिपेट करने नहीं वाला ऑन द प्लेन, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये हम पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं गिनेंगे। ये पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में गिनेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये भी देखो, ऑल्टरनेट मैं तुमको एक हैक समझाता हूँ। अगर तुम देखते हो कि एक डबल बॉन्ड है, हाँ ये हैक समझो अच्छे से, ये अभी मेरे दिमाग में आया कि तुमको समझा दूं। तुमको 3 कंडीशन मिल सकता है, तुमको 3 कंडीशन मिल सकता है। अगर तुमको कभी ऐसा मिले कि डबल बॉन्ड है, अरे यार ये ज्यादा मोटा हो गया, हाँ, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक एलिमेंट है X और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ पे है लोन पेयर, तो भाई मुझे बताओ वो क्यों रेजोनेंस करेगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से ही तो वो रेजोनेंस करेगा ना, डबल बॉन्ड है मतलब ऑलरेडी एक प्योर मेटल उसका परपेंडिकुलर में है, तो ये लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डबल बॉन्डेड एलिमेंट में अभी कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, उसके साथ ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड लगा है, अब उसके साथ लोन पेयर है, तो वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो एक रूल समझ गया ना हम, कि ये वाला बंदा कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका लोन पेयर, आई मींस नॉट दैट नाइट्रोजन बट द लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला। हाँ, दूसरा कंडीशन क्या है,
अच्छा हाँ, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर तुमको कभी ऐसा मिलता है कि मान लो तुम्हारे पास एक कंडीशन ऐसा आता है कि एक एलिमेंट है एक्स, उसके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और उसके यहाँ पे डबल बॉन्ड, और उसके यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अब बंदा क्या है, दो डबल बॉन्ड के बीच में फंस गया है। अब उसके पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर 101% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब तीसरा कंडीशन भी चलो ले लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट है जो बेसिकली कुछ ऐसा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके पास है दो लोन पेयर, एक एक दो लोन पेयर है। दो लोन पेयर अगर होगा तो समझ जाओ कि यहाँ पे एक पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बोल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान में रखना। अगर ऐसे लोन पेयर्स कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा सिचुएशन कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा सिचुएशन हमेशा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे सिचुएशन पे थर्ड वाली कंडीशन में एक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन दूसरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये तीन केस गांठ बांध लो, ये तीन केस तुमको बहुत हेल्प करेगा। ये तुमको कभी किसी बुक में भी नहीं मिलेगा और कभी भी मैंने ऐसे पढ़ाया भी नहीं, अभी फ्लो में आ गया है, ठीक है ना। ये केस 1, केस 1, केस 2, केस 3। बात समझ में आ रहा है? इन तीन में से कोई एक केस में तुमको क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखो कितना आसान है। डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डबल बॉन्ड में दो डबल बॉन्ड के बीच एलिमेंट फंस गया है, दो इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिसिपेट करेगा एक नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो के बीच एक फंस गया, हमेशा पार्टिसिपेट करेगा। देखो देखो डबल बॉन्ड उसके बाद एलिमेंट, डबल बॉन्ड उसके बाद एलिमेंट, दो डबल बॉन्ड के बीच बंदा फंस गया, ये 100% पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन इसको देखो, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब अगर तुम मुझे पूछोगे कि सर क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो देखो बेटा मैं तुमको समझाता हूँ। ये अगर तुम्हारा केमिस्ट्री में नॉलेज इतना सभी बेटर है तो तुमको ये खुद से समझ जाना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर भी मैं बोलूँगा कि पार्ट 1 वाला वीडियो देखो। अगर तुमने देख लिया है फिर नहीं भी देखा तब भी तुमको ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा मैं तुम्हारे लिए और थोड़ा सा ज़्यादा आगे जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉपी पेट, अरे यार पेस्ट। इन तीन कंडीशंस में अगर तुम इसको देखोगे, इसका क्या कलर था, ये ब्लू था, इसको देखोगे तो इस कंडीशन में इसका कंडीशन क्या है भाई, इसका कंडीशन ऐसा है, एक्स डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो भाई ये डबल बॉन्ड आया कैसे, ये जो डबल बॉन्ड तुम देख रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड आया कैसे, ये डबल बॉन्ड आया, अरे यार ये डबल बॉन्ड आया बेसिकली यहाँ पे एक ऐसे पी बॉन्ड था, यहाँ पे एक ऐसे पी बॉन्ड था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों के बीच ऐसे बॉन्ड बना, तभी तो ये आया ना, तभी तो ये आया। तो अगर एक ऑर्बिटल जिसने ऑलरेडी पाई बॉन्ड कर लिया पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर में रहते हुए, तो दूसरा ऑर्बिटल कैसे इसी प्लेन में परपेंडिकुलर पे रह सकता है? नहीं रह सकता है ना, बिल्कुल नहीं रह सकता है। तो इसको कैसे रहना होगा, इसको आ जा भाई, इसको यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है इसका रहने का, ये सिर्फ इसको यहाँ ऐसे ही लिखता हूँ इसको, ये 90 डिग्री में ही रहेगा। ये जो दोनों के बीच में तुम जो एंगल देख रहे हो ना, ये जो इन दोनों के बीच में तुमको जो ये एंगल मिलेगा ना,
ये जो इसके बीच में, अरे यार, ये जो इसके बीच में और इसके बीच में तुमको एंगल दिखेगा ना, वो 90 डिग्री दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि एक देखो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ऑलरेडी उसने पी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया। अब लोन पेयर कैसे उसी जगह पे आके, अब ये लोन पेयर कैसे ड्रॉ कर सकते हो? कैन यू ड्रॉ दिस लोन पेयर हेयर, कि ये लोन पेयर भी भाई ऐसे जाएगा, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? इट इज टोटली नॉनसेंस। दो ऑर्बिटल हमेशा कभी भी एक साथ नहीं रह सकता, एक एटम में रिपल्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा केस 1 का अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, आशा करता हूँ केस 1 को तुमने बहुत ही अच्छे से समझा। अब केस 2 में देखो, अब इसके पास क्या कंडीशन है? इसके पास कंडीशन कुछ ऐसा है कि पिंक पिंक पिंक, इसके पास कंडीशन कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड आया कैसे? ये डबल बॉन्ड आया, इसका एक ऑर्बिटल अरे यार, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही तो आया, इसने यहाँ पे शेयर किया, इसने यहाँ पे शेयर किया। ठीक है ना, अब जो ये एलिमेंट है x, अब जो ये x है, x का जो इलेक्ट्रॉन है, अब x का इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? अगर x का इलेक्ट्रॉन, अगर x सोचेगा कि भाई एक काम करता हूं, इस इलेक्ट्रॉन को मैं ले आके, इस इलेक्ट्रॉन को मैं ले आके ऐसे रख देता हूं, ऐसे रख देता हूं। ठीक वैसे ही जो मेरे मुझसे पहले केस 2 के एलिमेंट ने किया था। तो ये x निहायत एक बेवकूफ़ एलिमेंट होगा। बेवकूफ़ एलिमेंट क्यों? क्योंकि ऐसे करके उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको कोई भी मतलब लाइक एक होता है ना, अरे यार, उसको कोई स्टेबिलिटी तो नहीं मिल रहा है। तो वो बेटर क्या करेगा, वो बोलेगा कि एक काम करूं, इस इलेक्ट्रॉन को मैं ले जाके ऐसे सजा दूं, ऐसे सजा दूं। अब ऐसे सजाने से होगा क्या, वो जो दो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, लोन पेयर, अब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, अब ये इनके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फॉर द सेक ऑफ रेजोनेंस इट विल अंडरगो लाइक दिस, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे। ये ऐसे ही जा सकता है। ठीक है, देखो बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप इनसाइड जाके मैं तुमको समझा रहा हूँ, शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, शायद पता नहीं तुमको कितना समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुमको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मतलब इनसाइड व्यू या फिर इनसाइड केमिस्ट्री में तुमको बोलूँ। अब आओ नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाला देखो पहले वाले की तरह, मतलब अभी के वाले की तरह थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है। तो दिस कंडीशन इज सेम एज दिस कंडीशन,
अगर हम यहाँ पे इसको रख दें तो यहाँ पे भी यहाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर ऐसा। अब इन दोनों लोन पेयर में 2 लोन पेयर आप देखो दोनों एक साथ, तो एक को 90 डिग्री और एक को मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में रहना होगा। तो हाउ विल इट रिमेन? इट विल रिमेन लाइक दिस ओनली। एक रहेगा ऐसा और दूसरा रहेगा ऐसा। अरे यार, आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ रहा है। तो दिस इज नॉट अ कंट्रीब्यूटर इन पाई, दिस इज नॉट ए पाई कंट्रीब्यूटर, नॉट ए पाई contributor is a pi contributor. This is a pi contributor. बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही था मतलब जो तुमको बेस्ट समझाया जा सकता है इस पूरे चीज को, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे ये वाला चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। ये देखो कि कैसे अभी बेसिकली जो सब हमने अभी डिस्कस किया वो इसी के अंडर में आ रहा है। तो ये कि पेज खाली क्यों रहा? अच्छा ठीक है, हाँ, तो बाकी ये सब तुम खुद से एक बार देख लेना जो हमने ऑलरेडी समझा दिया, या तो अभी या फिर लास्ट डे के क्लास में। नाउ इट इज द टाइम टू हैव क्वेश्चंस। क्या है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड? हाँ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल दिया है, वो देखना। अब जैसे कि वहां पे पहले सारे कंडीशन साइक्लिक, फ्लैट और कंजुगेटेड था, और बाद में पाई इलेक्ट्रॉन कितना होता था कि 2 6 10 14 18 22 26 30। इसी तरीके से एरोमेटिक में एंटी एरोमेटिक में ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मतलब 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 लाइक दिस। तो इसके लिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वैल्यू क्या होगा। मैंने जैसे तुमको सिखाया टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। कैसे पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं हमने सीख लिया, कौन पाई में कंट्रीब्यूट करेगा कौन नहीं करेगा हमने सीख लिया। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो निकालो, उसको 2 से डिवाइड मारो, ऑड आया तो एरोमेटिक, इवन आया तो एंटी एरोमेटिक। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन क्या मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ कि not a so not a contributor। यहाँ पे हाँ, अरे यार, now it is a pi contributor, ठीक है। थैंक यू। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्या आ गया? ठीक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक बहुत ही अनस्टेबल होता है। नॉन एरोमेटिक में ऐसा कुछ स्टेबिलिटी का ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ है। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है? एरोमेटिक में साइक्लिक, कंजुगेटेड, 2 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, फ्लैट, ठीक है ना। यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, बाकी सब सही है, ठीक है ना। एंटी एरोमेटिक फेल्स एनी वन ऑफ द 4 क्राइटेरिया। अगर यहाँ से एक भी उसने मिस कर दिया तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन जो कि है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये जो है साइक्लोब्यूटाडाइन, ये भी एंटी एरोमेटिक है। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या? ये तो सर साइक्लिक है, ये तो सर कंजुगेटेड है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये तो फ्लैट भी है, ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, या फिर 4n। सर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, मतलब 4 दूनी 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 डिवाइडेड बाई हम 2 करेंगे, हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 इवन है, ठीक है ना।
4 इवन है सर, तो इवन है तो ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, ये नॉन एरोमेटिक के कैटेगरी में कैसे आ गया? सर ये नॉन एरोमेटिक के शेप में कैसे आ गया? देखो, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये उसी तरीके से जैसे कि एन्युलिन का स्ट्रक्चर था, टेनिलिन का एक एक्सेप्शन था, इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देख रहे हो सर क्या बात कर रहे हो, ये क्या है? कुछ नहीं है बेटा, ये देखो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड दूं मैं, ये देखो एक, अरे यार 1 2 3 4, ये ऑल्टरनेट डबल, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो इसलिए ये बेसिकली सब होता है बट इट इज नॉट फ्लैट, नॉट फ्लैट। जैसे कि तुमको एन्युलिन में दिखाया था, एन्युलिन में सब सही से फिट बैठ रहा था एक्सेप्ट दैट फ्लैट स्ट्रक्चर। हाँ, ये एन्युलिन सब सही सलामत बैठ रहा था, लेकिन ये क्या हो गया? इट इज नॉट फ्लैट, फ्लैट नहीं है बंदा, ठीक है ना? तो फ्लैट नहीं है तो एरोमेटिक नहीं होगा। हाँ, और कुछ, हाँ यहाँ पे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे समझाया गया है। तो देखो बेंजीन सब है, एरोमेटिक है, बाई बर्थ एरोमेटिक हमें पता है। ये मॉलिक्यूल ये एरोमेटिक नहीं होगा, क्यों एरोमेटिक नहीं होगा? क्योंकि यहाँ सॉरी ये भी एरोमेटिक होगा, सॉरी क्योंकि ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर है तो पाई इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा? एरोमेटिक हो गया। ये एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब सही है, साइक्लिक है, हाँ है, कंजुगेटेड है, हाँ है, पाई बॉन्ड है, हाँ है, 2 है, लोन पेयर है, नहीं है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4, तो 4n+2 हुआ, नहीं हुआ, एरोमेटिक नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक तो हुआ, हाँ ये एंटी एरोमेटिक हुआ। तो क्या लिखेंगे हम? एंटी एरोमेटिक है क्या? यस, यस ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों सर? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, 4/2। पेन इतना क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यार? 2 है, 2 है तुम्हारा इवन होने से हो जाता है एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखो 6 है, 6/2, 3 है, 3 है, ऑड माने एरोमेटिक, ऐसे ही सिखाया था ना। फिर इसको देखो पायरोल में ये देखो साइक्लिक है, हाँ है, कंजुगेटेड है, हाँ है, पूरा रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड कितना है? 2 है, वेरी गुड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, वाह। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना हुआ पाई बॉन्ड में? 2 पाई बॉन्ड, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन से वो गिना रहा है, ना कि नंबर ऑफ लोन पेयर गिना रहा है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो रहा है। सर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 कैसे हो रहा है? अबे 2 डबल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, तो 6 और 2 हुआ ना, 6 हुआ ना, तो 6 है, तो 6 का तुम हाफ करो, 3 और आ रहा है, तो ये होगा क्या? एरोमेटिक। हाँ, तो ये क्या है सर? इसको देखो, ये क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। सर कंजुगेटेड है क्या? नहीं है। ये देखो, ये हो गया ना sp3 हो गया, माने कंजुगेटेड नहीं हुआ है, ये sp3 हो गया, मतलब कंजुगेटेड नहीं है। सर ये क्या है? ये बाकी देखो भाई, तुम लोग खुद से देख लेना, आराम से सब कुछ समझ जाओगे। इसका देखो, हाँ अच्छा ये भी एक कंडीशन है, इस कंडीशन को भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, इट इज़ अ वेरी स्पेशल कंडीशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। In this condition,
डबल बॉन्ड है, वेरी गुड। ये भी इधर है तुम्हारे पास, ये भी इधर है, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे सर क्या ये दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? डेफिनेटली ये दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड के बाद तुमको कोई सा भी लोन पेयर दिख गया, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड के साथ नहीं, डबल बॉन्ड के बाद, तो ये डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए जब मैं तुमको ये 3 रूल समझा रहा था, 3 केस समझा रहा था, तो मेरे मतलब माइंड में एक बार आया था कि शायद मैं इनको ऐसे ना समझा के मैं तुमको ऐसे समझा दूँ कि जब भी डबल बॉन्ड के बाद आता है, जैसे कि अगर मैं, समझो एक बात, अगर मैं एक केस यहाँ पे और ज़्यादा ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक केस और ज़्यादा ऐड कर दूँ और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ, केस सिंपल है, इसको पूरा ही मिटा दो, बस यही केस है, कुछ नहीं है। कि अगर डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड आता है और सिंगल बॉन्ड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो डेफिनेटली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लोन पेयर है, जैसे कि यहाँ पे है, अगर यहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर है तो क्या होगा, एक काम करते हैं, चलो इसको ऐसे 3 में डिवाइड ना करके ना, केस 2 का ही 2 सब क्लॉज बना देते हैं। ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। इनके 2 डिफरेंट वेरिएंट बना देते हैं। हाँ, तो केस 2 में ऐसा भी हो सकता है, या फिर केस 2 में तुमको ऐसे भी मिल सकते हैं। आ गया, वेरी गुड। तो if it is like this, then also it will have resonance. If it is like this, then also it will undergo resonance. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो सिंपल है। डबल बॉन्ड के बाद एक एलिमेंट आया, उसके ऊपर लोन पेयर है, डेफिनेटली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन डबल बॉन्ड के ऊपर ही डबल बॉन्ड के साथ जो एलिमेंट लगा हुआ है उसके ऊपर ही लोन पेयर आ गया, वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अरे और कितना, तो अगेन दिस मॉलिक्यूल, भाई ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी करेगा। तो बोलो कितना आया, पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हुआ, 2 4 6 हुआ। ये देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है 6। अब क्या करना है, अब 6 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 कितना है, ऑड है, ऑड है मतलब एरोमेटिक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। नेक्स्ट, तो बाकी ये सब तुम एक के बाद एक देख सकते हो। बाइसाइक्लिक के लिए भी एक देख लो, कितना है भाई, सब कंजुगेशन जा रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सब कंजुगेशन में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है। और अगर तुमको पाई बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 5, अगर और 2 से डिवाइड करें 5 और है, तो ये एरोमेटिक है। देख रहे हो, ये एरोमेटिक है, बात समझ रहे हो। एक इसको देखो, इंडोल, इंडोल को 1 2 3 4 4 5 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितना है, 2 है। लेकिन क्या ये दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद लोन पेयर है, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो और 2 लोन पेयर हुआ, 2 और इधर 4 का 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन कितना आया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो तुमको आएगा 5, 5 आएगा, तो 5 है ऑड, ऑड आएगा, तो ये होगा एरोमेटिक। आशा करता हूँ मेरी बात आराम से समझ में आ रही है। ये भी सेम टू सेम है, एरोमेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब शायद कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब क्या है, फन फैक्ट। ये क्या है, फन फैक्ट, पायरोल एक्चुअली रिएक्ट विथ एन एसिड ऑन कार्बन नॉट हाइड्रोजन। अच्छा, तो ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं चाहूँ तो इसको क्या ही डिस्कस करूँ। देखो ये बोल रहा है कि पायरल जो है वो अगर कोई एसिड आ जाए पायरल पे, तो पायरल में हाइड्रोजन जाके अटैक करता है, ना कि
नाइट्रोजन। सर ऐसा कैसे? क्योंकि 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 देखो, पहले पायरोल का रेजोनेंस समझो, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। एंट्रेंस वेंट्रेंस कर रहे हो, कुछ अगर नहीं आता है तो सीखो। पायरोल एक्चुअली रिएक्ट विथ एन एसिड ऑन कार्बन, नॉट नाइट्रोजन। अगर पायरोल में H+ आ जाए तो कार्बन जाके उस H+ को रिसीव करता है, ना कि नाइट्रोजन जाके उसको रिसीव करता है। सर ऐसा क्यों? द मोस्ट बेसिक साइट ऑफ पायरोल इज C3, नॉट नाइट्रोजन, सिंस नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट एरोमेटिसिटी। अच्छा, अब देखो क्या होगा इसका। अब पायरोल का रेजोनेंस शायद मैंने ड्रॉ किया था, अगर ड्रॉ किया था पहले वहाँ से उसको छाप देता हूँ, बार बार रेजोनेंस ड्रॉ करने में इतना टाइम जाएगा। ये पायरोल है क्या? नहीं, यहाँ पे पायरोल है, यहाँ पे फ्यूरान है यार। हे भगवान, पायरोल का रेजोनेंस भी नहीं ड्रॉ किया। लो आगे करते हैं। देखो पायरोल का स्ट्रक्चर होगा ऐसा। सबसे पहले क्या होगा रेजोनेंस में, अगर हम देखें तो ये इधर देगा, ये इधर उठाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोजन H, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उठा तो ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट ये इधर देगा, ये उठाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर आएगा हो गया। नेक्स्ट, अरे यार, नेक्स्ट ये इधर देगा और ये उठाएगा, तो तुमको स्ट्रक्चर में मिलेगा ये। नेक्स्ट ये इधर जाएगा, ये इधर उठाएगा, तो तुमको स्ट्रक्चर में मिलेगा ऐसा। नेक्स्ट ये इधर डालेगा तो ये इधर आ जाएगा। तो इसके और रेजोनेंस हम नहीं ड्रॉ करते क्योंकि अभी हमको पूरा फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो हमेशा तुमको मिलेगा एक ऐसा कार्बन कि अगर इफ वी सी तो इसके पूरे स्ट्रक्चर में तुमको ऐसा दिखेगा कि नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा एक डेल पॉजिटिव बना रहता है और सभी कार्बन के ऊपर एक डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव बना रहता है। तो अब बात ये है कि कौन सा, मतलब कौन जाके वहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब H+ को रिसीव करेगा। छोटा कर देता हूँ, हाँ। तो ये रहा हमारा रेजोनेंस हैबिट फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर 5 एंड दिस रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है। नाउ अगर तुम इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अगर आप कोई हाइड्रोजन, तुमको लग सकता है कि सिचुएशन इज वेरी सिंपल कि अगर हमारे पास मान लो पायरोल है, पायरोल है सर हमारे पास, पायरोल है, तो कोई भी अगर H+ आ जाए, मान लो H+ आ जाए, तो उस H+ को अटैक करेगा
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आएगा हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर है ना। ये तुमको ऐसा लग सकता है, ठीक है ना, तुमको ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन और कार्बन के ऊपर नेगेटिव, दो अगर नेगेटिव चीज को हम ऑब्जर्व करें कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन और कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो कौन ज्यादा इस नेगेटिव को छोड़ने के लिए ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, ज्यादा एंथुसियास्टिक है? सर आंसर होगा कार्बन। सर वाई? बिकॉज कार्बन के ऊपर, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज़्यादा अच्छे से कैरी करके रख सकता है, लेकिन कार्बन के लिए जब उसके पास नेगेटिव आ चुका है, अब उसका दिमाग खराब हो चुका है। इट कैनॉट हैंडल दैट नेगेटिव विथ बीइंग ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो अब क्या करेगा, नाइट्रोजन से पहले कार्बन वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, बिकॉज द फॉर्मेट नाउ इज नॉट ओनली दिस, क्योंकि हमें पता है कि पूरे रेजोनेंस में ये ऑल द स्ट्रक्चर्स आर थियोरेटिकल, मेन स्ट्रक्चर यही होता है। तो अब अगर जब कोई आएगा, अरे यार, अब अगर कोई H+ आएगा, अब अगर कोई H+ आएगा तो उसको कार्बन ही बेटर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा? सर ये वाला कार्बन डोनेट करेगा कि ये येलो वाला कार्बन डोनेट करेगा? क्योंकि दिस येलो, दिस एंड दिस आर सेम इफ दे डोनेट, एंड दिस आर सेम इफ दे डोनेट। अगर ब्लैक वाला डोनेट करेगा तो तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, समझो यहाँ से वो ब्लैक वाले को लो, ये वाला दे रहा है, तो तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। अच्छा, 2 हाइड्रोजन क्यों डाल रहे हो? अरे पहले एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, और अगर येलो वाला देगा तो तुमको, तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। मिटाओ रे इसको, कोई क्या मिटाए हम? हाँ 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 हाँ। अगर येलो वाला देगा तो ऐसा आएगा। इसको देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ कौन देगा? अब ये इनमें से, इन दोनों में से कौन देगा? क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्युटली बोल के रखा है द मोस्ट बेसिक साइट इज C3। C3 मेंशन किया गया है, C3 नॉट C2। C3 कौन सा है? अगर इसको हम 1 पकड़ ले, 1 2 3 4 5, तो ये देखो इस थर्ड वाले में आके ये हाइड्रोजन घुसा है, ये वो C3 है। तो सर 3 मतलब यही क्यों? अब इसको भी अगर तुमको समझना है तो तुम और समझो कि इन दोनों में से, इन दो स्ट्रक्चर में से अगर ये येलो वाला आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है? सॉरी, ये यहाँ से आ रहा है, ये येलो वाला अगर आ रहा है। लेकिन अगर ये ब्लैक वाला आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, अगर ये ब्लैक वाला आ रहा है। तो वाई दिस साइड इज द मोस्ट बेसिक बट नॉट दैट साइड? बोल सकते हो क्यों? या फिर हम ये भी बोल सकते हैं येलो वाला इन दोनों से आ रहा है और ब्लैक वाला इन दोनों से आ रहा है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर 3 और 4 से ब्लैक वाला आ रहा है, स्ट्रक्चर 3 एंड 4, और येलो वाला स्ट्रक्चर ये शायद 2 और 5 से आ रहा है, 2
N5 से आ रहा है। तो ऐसा क्यों ये 2 और 5 वाला जाके रिएक्ट कर रहा है बट नॉट 1 और 2 वाला? इसका एक रीज़न शायद ये हो सकता है कि आमतौर पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है वो जाके मोस्टली रिएक्ट करता है। हाँ, इसका रीज़न एक ही हो सकता है कि जैसे कि हम बेंजीन में भी जब कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा बेसिकली जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट जो भी लगा है उससे हम जितना एटमैक्स जितने दूरी पे जाके हम अपना नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप जहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट पोजीशन वी प्रेफर। इसीलिए तुम देखोगे ऑर्थो और पैरा का जब प्रोडक्ट आता है तो पैरा वाले को हम ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दूर में है तो रिपल्शन कम होगा। तो इस कंडीशन को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है? एक अगर मुझे वो चाहिए, हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस इस जोन में हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रेजोनेंस इस जोन में हो रहा है। इसका जो रिपल्शन है, इसका जो बेसिकली कौन सा इंक्लू, हाँ ये वाला लेता हूँ, इसका जो रिपल्शन है ये नाइट्रोजन को ज़्यादा चुभेगा, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन को ज़्यादा चुभेगा इसका रिपल्शन, लेकिन इसका रिपल्शन नाइट्रोजन को फील ही नहीं होगा। तो मैं लिख पाऊंगा कि लेस रिपल्शन, यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा कि मोर रिपल्शन। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक चीज़ मैं तुमको अगर बताऊँ तो मैंने ये सब चीज़ अभी तो मतलब नॉट दिस पर्टिकुलर थिंग बट ये सब चीज़ जो एरोमेटिसिटी का जो इतना वास्ट चीज़ें है ये इतना इन डिटेल शायद एंट्रेंस में भी नहीं, शायद तुमको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाए। तो ये और एक देखो नोट 2, weird case, the one with aromaticity around the exterior but not on the inside, not on the inside। इसका मतलब है इंटीरियर 2 कार्बन, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो क्या है, इंटीरियर 2 कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये देखो ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट एक्सटर्नली अगर तुम देखोगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगा। यहाँ से यहाँ पे, 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 पूरा कंजुगेशन हो रहा है इस सिस्टम में। यहाँ से यहाँ पे, 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 पूरा कंजुगेशन हो रहा है। तो नाइस थिंग कि एक्सटीरियर अगर हम देखें तो ये एरोमेटिक होगा, अगर इंटीरियर देखें तो एरोमेटिक नहीं होगा। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, रिंग, कार्बन, कंजुगेटेड, फ्लैट। लास्ट क्या है, ये और एक केस है कि इट शुड बी नोट, अरे यार, इट शुड बी नोटेड दैट हकेल रूल स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन फॉर, अच्छा, हकेल रूल स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन फॉर हायर नंबर ऑफ कार्बन, पाई इलेक्ट्रॉन अगर 20 से ज़्यादा होता है तो हकेल रूल ब्रेक होना शुरू होता है। नेक्स्ट, ये सब चीज़ तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुमको बोलना है कि ये क्या है, मतलब इनका मतलब क्या बोलते हैं एरोमेटिसिटी, क्या कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, ये तुम्हारे कुछ होमवर्क जैसे कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलो कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ही दिखाता हूँ, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज एरोमेटिक बिकॉज इट्स अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, ये वाला है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है कि बिकॉज इट हैज़ ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, लेकिन ये एरोमेटिक तो नहीं है, ये तो नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, तो ये होगा फॉल्स। तो ऐसे जैसे कि कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, तुम देख लेना इनको, ये सब तुमको एंट्रेंस में लाइक असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और ये सब तो तुमको आएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एरोमेटिक। तो तुम ये एक्सरसाइज करना, और अगर तुमको कोई डाउट हो तो मैं तो हुई, मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो 50 पेजेस का ये PDF बना है, बहुत ही अच्छा बना है हमारा। आशा करता हूँ हम इसको मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एरोमेटिसिटी ख़त्म,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ये बेसिसिटी, इट इज़ आई गेस स्मॉलर, हाँ 25 स्लाइड्स है। सो अभी शूट करूँगा मैं फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।